प्रश्न, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अब कौन सा दर्पण है जिससे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाया जा सकता है? तो यहां हो जाएगा समतल जो है, तो समतल से तो हूबहू देखते हैं हम लोग आईना। अवतल, ये अवतल होगा, उत्तल से अभी अभी हम लोग जान चुके हैं कि इससे छोटा बनता है। अवतल जो है इससे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए नाक, आंख, कान, गला का जो डॉक्टर है ये इसी लेंस का, इसी दर्पण का प्रयोग करता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। ये कई बार आता है परीक्षा में कि डॉक्टर जो है किस दर्पण का प्रयोग करते हैं गला देखने के लिए, या दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल का। क्यों? चेहरा बड़ा दिखेगा और उसे आसानी होगी दाढ़ी बनाने में, तो ये अवतल दर्पण ये आता है, कई बार परीक्षा में आया है। प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 8 क्लास से ही स्टूडेंट इसको पढ़ते आ रहे हैं। 8 क्लास में पढ़ना है, 9th में नहीं पढ़ना है, फिर 10th में इसको पढ़ना है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम है। तो पहला नियम इसमें है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, यहां पर ये अगर मिरर है तो आपतन कोण और ये रिफ्लेक्ट होगा, तो परावर्तन कोण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह है प्रकाश परावर्तन का नियम, पहला नियम। दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। यह है दूसरा नियम। तो प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। बात कर ले प्रकाश अपवर्तन की, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है। प्रश्न आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे। तो कितने नियम हो गए? यहां पर 2 नियम हो गए। प्रकाश परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, ध्यान रखना है, हवा से कांच में है प्रवेश करती है तो क्या होता है? देखिए यहां पर जो ये अपवर्तन से संबंधित प्रश्न है, ये मान लेते हैं हवा है, और ये मान लेते हैं यहां पर कहां जाती है? प्रकाश की किरण कांच में जाती है, कांच में। अब देखते हैं कि ये हवा जो है कांच की अपेक्षा ये विरल माध्यम है, और ये क्या है? सघन माध्यम है। जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। मतलब जाना था इसको इस पथ पर, लेकिन जा रही है इस पथ पर, ये अभिलंब की ओर झुक गई। ये ध्यान रखना है। यही उल्टा होता कि कांच से अगर हवा में जा रही है तो फिर दूर भाग जाएगी। तो यहां क्या होगा आंसर? यहां होगा कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, ये अभिलंब के निकट आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो यहां पर विरल माध्यम है और सघन माध्यम में आती है, तो सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम हो जाता है, इसलिए ये गिर जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। अभिदृश्यक मतलब जो फोटो खींचने वाला होता है, जिस पर लेंस लगा होता है, कौन सा लेंस होता है? तो इसमें उत्तल लेंस होगा। उत्तल लेंस का उसमें अभिदृश्यक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसमें? कैमरा में। अगला प्रश्न है, किस नंबर देखते हैं? साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण हम लोग ऊपर के प्रश्न में चर्चा कर चुके हैं। तो साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का। पश्च दृश्य दर्पण इसका हिंदी नाम है। अगला प्रश्न, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी F से सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। ठीक है, तो यही पूछ रहा है यहां पर कि फोकस दूरी दर्पण और दोनों में क्या संबंध होता है? तो F = होता है R/2। ये सूत्र जानते हैं हम लोग। अब प्रश्न पे आते हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी यहां पर हो गई 10 सेंटीमीटर और यहां हो गया R/2। कह रहा है कि उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो दुगनी हो जाएगी। R बराबर 10 × 2 बराबर 20 सेंटीमीटर। कौन सा विकल्प हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत किरण। देखिए प्रकाश की यहां पर ये है अभिलंब, ये है अभिलंब, ये है आपतित किरण। तो कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब, ये है आपतित मतलब आने वाले और ये है जाने वाले, ये जाने वाले, तो इसी को निर्गत भी कहते हैं, निर्गत किरण। तो यहां आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण। देखिए निर्गत कोण ये प्रकाश के परावर्तन में मुख्यतः दो ही कोण होते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ये आप नेट पे सर्च कीजिएगा तो कहीं कहीं निर्गत कोण मिल जाएगा, लेकिन इसका वास्तविक आंसर क्या होगा? परावर्तन कोण। क्या होगा? परावर्तन कोण। यहां कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब। प्रश्न के अनुसार निर्गत किरण है, अभिलंब है, तो निर्गत कोण होना चाहिए, लेकिन अगर उचित है, सबसे उचित है परावर्तन कोण। अगला प्रश्न, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो किस लेंस का? देखिए दर्पण तो होगा नहीं, सूक्ष्मदर्शी है तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब सरल सूक्ष्मदर्शी में छोटे को बड़ा दिखाया जाता है, तो वो कौन सा लेंस है जो छोटे को बड़ा दिखाता है? यहां पर कौन सा लेंस हो जाएगा? ये है उत्तल लेंस। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? मतलब किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक की बात हो रही है। तो एक अवतल लेंस ऐसा लेंस है जिससे केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, मतलब सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिस ओर वस्तु रहती है उसी ओर इसका प्रतिबिंब बनता है। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, अवतल लेंस। अगला 26 नंबर प्रश्न है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। क्या निर्धारित होता है? परावर्तन है, परावर्तन। तो परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण, आपतन कोण और विचलन कोण। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन जो होता है ये मिरर होता है और मतलब चमकदार सतह होती है, ये नॉर्मल होता है अभिलंब, और ये होता है आपतित किरण, ये होती है परावर्तित। तो आपतित किरण से आपतन कोण कहां है? आपतन कोण, और परावर्तित किरण से परावर्तन कोण। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अगला प्रश्न है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। तो काल्पनिक या आभासी दोनों एक ही है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब होता है। ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस, जो लेंस होता है, कोई भी लेंस है, जैसे मान लीजिए यहां उत्तल लेंस है, तो यहां एक होगा, यहां f1 और यहां होगा 2f1, इधर होगा f2 और इधर 2f2। तो मुख्य फोकस एक ये है, एक ये है, तो मुख्य फोकस की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। देखते हैं विकल्प में यहां 2 लिखा हुआ है, तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो प्रारंभ में ही चर्चा हो चुकी है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा होता है? अवतल दर्पण। क्यों होता है? क्योंकि अवतल दर्पण जो है वो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल जो है छोटा बनाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के, अब प्रकाश के अपवर्तन की बात हो रही है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम हैं। जिस तरह से प्रकाश परावर्तन के 2 नियम थे, उसी तरह से प्रकाश के अपवर्तन के भी यहाँ 2 नियम है। और इन्हीं नियम में से एक नियम से स्नेल नियम भी होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, μ = sin I / sin R, ये होता है। तो ये इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है? तो वही बात है, ये प्रकाश के अपवर्तन से है, ये स्नेल नियम से संबंधित है। तो sin I / sin R, ये इसका आंसर हो जाएगा, sin I / sin R। और एनसीईआरटी में ये न्यू इसको बोला जाता है, यहां होता है sin I / sin R, ये होता है। किसी किसी बुक में म्यू के नाम से भी होता है, ये होता है sin I / sin R। तो ये इसको स्नेल के नियम से भी हम लोग जानते हैं, तो ये होता है इसका। अगला प्रश्न,
एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है? तो प्रश्न कह रहा है सभी जगहों पर समान मोटाई का, गलत है। बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, यह भी गलत है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यह सही है। उत्तल लेंस जो होता है चारों तरफ, ये जो गोल लेंस होता है ये चारों तरफ पतला और बीच में क्या होगा? मोटा होगा, उभरा हुआ होगा। तो सही विकल्प हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ये इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न, अवतल लेंस का आवर्धन एम, आवर्धन को एम से सूचित करते हैं, किसके बराबर होता है? तो अवतल लेंस, यहां लेंस की बात है तो लेंस का होता है आवर्धन एम बराबर क्या होता है? v बटा यू, मतलब पहले प्रतिबिंब की दूरी और बाद में वस्तु की दूरी, ये हो जाएगा v बटा यू। डी इसका विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है। फोकसांतर मतलब एफ और वक्रता त्रिज्या मतलब आर, तो इन एफ और आर में क्या संबंध होता है? तो होता है एफ इजकल टू आर बटा 2, या यहां गुणा कर दीजिए तो आर बराबर 2 गुणा एफ। अब देखते हैं कौन सा विकल्प दिया हुआ है। तो आर बराबर 2 गुणा एफ ये दिया हुआ है, तो इसका विकल्प ए सही हो जाएगा, आर बराबर 2f, मतलब 2 गुना फोकसांतर।